Hello everyone, welcome to my channel Siddharth and UPSC. In this video, the chapter I will be covering is chapter 3 of Polity Class 11 NCERT. मैं इस chapter को 4 parts में cover कर रहा हूँ and this video is the first part of the chapter. And in this part, I will explain you majorly two concepts, which are first, the two types of democracies, direct and indirect democracy, and second, the term democratic elections. वन मोर थिंग बिफोर वी स्टार्ट, मैं इन कंसेप्ट को बहुत सिंपल वर्ड्स में विद एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा. सो आप लोगों में से जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं उनको भी बहुत आसानी से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे. एट द सेम टाइम आई विल मेक श्योर कि जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर में आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं वो मैं कवर करूँगा. और साथ में मैं आपको हर वीडियो के साथ शॉर्ट नोट्स और एक्टिव रिकॉल के लिए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूँगा, सो यू डोंट हैव टू मेक नोट्स. और एक्टिव रिकॉल मेथड विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिविजन, वो भी आप अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट कर सकोगे. ये एक्टिव रिकॉल मेथड कैसे यूज़ करना है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका टाइटल है RRR मेथड ऑफ रिविजन. मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और समझें कि इस मेथड को कैसे यूज़ करना है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, अब डेमोक्रेसी क्या होता है. डेमोक्रेसी मीन्स वेयर पावर इज़ विद पीपल, एंड बिकॉज पावर इज़ विद पीपल लोग स्टेट के, देश के डिसीजंस लेते हैं. ठीक है. अब जहाँ लोग देश के डिसीजंस डायरेक्टली लेते हैं, खुद से लेते हैं थ्रू वोटिंग या रेफरेंडम, उसे बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी. और जहाँ लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जाके लोगों की तरफ से डिसीजंस लेते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी उस देश में पॉसिबल नहीं है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हर छोटे से छोटे डिसीजन के लिए पूरे देश में वोटिंग तो नहीं करवा सकते, है ना. सो यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फीजिबल या प्रैक्टिकल है. ठीक है. सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि अगर डेमोक्रेसी का सिस्टम एक कंट्री में इस्टेब्लिश करना है जिसकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला सिस्टम इज़ द वे फॉरवर्ड. आपके आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के, जैसे कि यूएसए, इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस एक्सेट्रा. इन सब डेमोक्रेसीज़ में जो पब्लिक है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करती है और ये रिप्रेजेंटेटिव्स पब्लिक के बिहाफ पर कंट्री के डिसीजंस लेते हैं, कंट्री को एडमिनिस्टर करते हैं. अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे चुने? ये चुने जाते हैं थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्शंस. इलेक्शंस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू लोग वोट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए. फॉर एग्जांपल, लखनऊ के लोग वोट करेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए जो लखनऊ के लोगों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा. सो दिस एग्जांपल इज़ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस इन लखनऊ. ठीक है. अच्छा, इस इलेक्शन में कई सारे कैंडिडेट्स खड़े होंगे, कैन बी फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे कि एक कैंडिडेट बीजेपी का हो गया, एक कांग्रेस का, एक एसपी का, एक बीएसपी का. अब हर एक कैंडिडेट का अपना मैनिफेस्टो होगा, अपने सेट ऑफ प्रोमिसेस होंगे. जैसे कि बीजेपी का कैंडिडेट बोलता है कि अगर मैं जीतता हूँ तो मैं फार्मर्स का जो लोन है वो मैं माफ़ कर दूँगा. वहीं कांग्रेस का कैंडिडेट बोलता है कि मैं स्कूल्स बनवाऊँगा. अब लखनऊ के लोग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस इन चारों कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट को वोट करके इलेक्ट करेंगे. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लोग अपने वोट्स के थ्रू अपनी विल को डिस्प्ले करेंगे. थ्रू देयर वोट पीपल विल एक्सप्रेस व्हाट दे वांट, व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट दे वांट, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ दे वांट. अगर बीजेपी के कैंडिडेट को लोग वोट देते हैं, इलेक्ट करते हैं, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि लोग वो पॉलिसीज़ चाहते हैं जो इस बीजेपी के कैंडिडेट ने प्रॉमिस करी थी. So, elections is a mechanism through which people express their will. So, elections का mechanism is central to a democracy for two reasons. First reason तो एक ही इलेक्शन का mechanism democracy को feasible बनाता है, क्योंकि indirect democracy जो कि एक feasible या practical form of democracy है, उसको implement करने के लिए elections का mechanism required है.
एंड सेकंड कि इलेक्शंस के थ्रू लोग अपनी विल को रिप्रेजेंट करते हैं, लोग एक्सप्रेस करते हैं कि उन्हें कैसी गवर्नमेंट चाहिए, कैसी पॉलिसीज चाहिए, कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए. And so, elections being central to democracy, we can also say that elections are the most visible symbol of democracy. अच्छा, डेमोक्रेसी के दोनों टाइप्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. अच्छा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाके लोगों की तरफ से डिसीजंस लेते हैं. Therefore, in indirect democracy, there is a limited role of people or citizens in administering the country. And this role is majorly limited to electing their representatives. क्योंकि उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव्स ही डिसीजन लेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे कंट्री को, एंड पीपल डोंट पार्टिसिपेट इन डे टू डे डिसीजन मेकिंग. हाँ, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स डिसीजन लेते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ पीपल. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जनरल पब्लिक का डायरेक्ट रोल इन एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री तो लिमिटेड है, एंड दिस इज मेजरली लिमिटेड टू इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स. बट बिकॉज दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हु रन द कंट्री, जनरल जनरल पब्लिक की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन रनिंग द कंट्री. सो नॉट मच डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन रनिंग द कंट्री, बट मोस्टली इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट. अच्छा, मैंने आपको ये तो बताया कि इलेक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट हैं डेमोक्रेसी के लिए, बट इलेक्शंस नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी कंडक्ट कराए जाते हैं. क्यों? लेजिटिमेसी गेन करने के लिए. अब फॉर एग्ज़ाम्पल, कल को नॉर्थ कोरिया का लीडर इलेक्शंस करवाता है अपने कंट्री में, और वो इलेक्शंस इस तरह से कंडक्ट करवाता है कि वही इलेक्शंस जीते. अब इससे क्या होगा? कोई उसके ऊपर ये ब्लेम नहीं लगा सकता कि वो ज़बरदस्ती लोगों को रूल कर रहा है, क्योंकि वो अब बोल सकता है कि इलेक्शंस में लोगों ने मुझे ही वोट दिया, इसलिए बाय विल ऑफ पीपल आई एम रनिंग द कंट्री. सो इससे उसके रूल को लेजिटिमेसी मिल गई. इसलिए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन ये इलेक्शंस अनफेयर होते हैं, बायस्ड होते हैं इन फेवर ऑफ द रूलर ऑफ द कंट्री. और ये इलेक्शंस करवाए जाते हैं सो दैट द रूलर ऑफ द कंट्री गेट्स लेजिटिमेसी फॉर हिज रूल. अच्छा, जो इलेक्शंस का बेसिक रूल्स होते हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड होते हैं, और जो डिटेल्ड रूल्स होते हैं वो लॉस के थ्रू लाए जाते हैं. ये बेसिक रूल्स हो सकते हैं जैसे कि हु इज़ एलिजिबल टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस, हु कैन वोट एक्सेट्रा. ये बेसिक रूल्स इंश्योर करते हैं कि इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इन नेचर हों. अब व्हाट डज इट मीन बाय द टर्म डेमोक्रेटिक इलेक्शंस? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का मतलब होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्योंकि अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हैं तो लोग अपनी विल को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे थ्रू देयर वोट, और अगर लोग अपनी विल को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी किस बात की. सो बेसिक रूल्स ऑफ इलेक्शंस विच इंश्योर दैट इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर, और इन अदर वर्ड्स इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक इन नेचर. These rules are mentioned in the Constitution itself. So we can say that Constitution ensures elections are conducted in democratic manner. ठीक है. At the end मैं बस 2 टर्म्स और आपको बता दूं कि फ्री इलेक्शंस क्या होते हैं और फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं. देखो, फ्री इलेक्शन मीन्स कि पीपल आर फ्री टू गिव वोट टू एनी कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस. मतलब पीपल आर नॉट फोर्स्ड टू गिव वोट टू वन पर्टिकुलर कैंडिडेट कि भाई इसको ही वोट देना है सबने. हर वोटर का जिस कैंडिडेट को वोट देने का मन करे वो उसे दे सके. दिस इज़ फ्री इलेक्शंस. एंड फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं? फेयर इलेक्शन मीन्स कि जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं उन सबको फेयर चांस मिले टू फाइट इलेक्शंस. ऐसा ना हो कि एक कैंडिडेट के पास 100 करोड़ है इलेक्शंस में खर्च करने के लिए और दूसरे कैंडिडेट के पास सिर्फ 10 लाख, क्योंकि जो 100 करोड़ वाला कैंडिडेट है उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं अपना प्रमोशन करने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए, व्हेन कंपेयर टू द कैंडिडेट जिसके पास सिर्फ 10 लाख है. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर यू ऑल. दिस इज सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ.